गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने इकोनॉमिक्स का जो फोर्थ टॉपिक है आज इसको कवर करेंगे, जो कि है कल हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिंगुलर सेंस क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल सेंस क्या होता है, वो सब पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है कि स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होती हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स और लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की स्टैटिस्टिक्स की क्या कमियां हैं। ठीक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखिए, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में क्या जाता है कि स्टैटिस्टिक्स इज़ बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। स्टैटिस्टिक्स जो है वो साइंस भी है, विज्ञान भी है और कला भी है। ठीक है, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे सबसे पहले कि वो साइंस कैसे है। एज अ साइंस, स्टैटिस्टिक्स स्टडीज न्यूमेरिकल डेटा इन अ साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर। देखिए, हम सब लोग जानते हैं स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमेशा न्यूमेरिकल ही फॉर्म में होती है, कभी भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लोग उसको नहीं पढ़ते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो न्यूमेरिकल डेटा में होता है, जिसके ज़रिए जो हमें साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर में हम समझते हैं। मतलब सिस्टमेटिक तरीका मतलब प्रॉपर तरीके से जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से कलेक्ट किया हुआ हो। हम ये नहीं करेंगे कि कोई डाटा किसी से कोई चीज़ किसी चीज़ का है, कभी डाटा किसी और चीज़ का है, वो चीज़ नहीं होती है। सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीके से हम उसका रिजल्ट निकालते हैं, तो हम उसे कहते हैं एज अ साइंस। और एज एन आर्ट, स्टैटिस्टिक्स रिलेट्स टू क्वांटिटेटिव डेटा टू अ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। कला कैसे है, आर्ट कैसे है, जब हम क्वांटिटेटिव डेटा को स्टडी करते हैं अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं, मान लीजिए जैसे पॉपुलेशन है, लिटरेसी रेट है आपका, या फिर एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है। इन सब चीज़ों के बारे में जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं इस समय जो चल रही हैं, इनके बारे में जब पढ़ते हैं और वो भी हम क्वांटिटेटिव डेटा में, मतलब नंबर्स की फॉर्म में। मतलब कि हमारी टोटल जनसंख्या मान लीजिए कहते हैं उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ है, कह दिया मध्य प्रदेश में 13 करोड़ है। तो इन सब का टोटल निकाल के एक एवरेज निकालते हैं, तब इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स एज अ क्वांटिटेटिव डेटा टू अ रियल लाइफ प्रॉब्लम। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव डेटा में, तो वो कला है। इन सबको निकालना, पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या है हमारे स्कूल में, पर कैपिटा इनकम क्या है हमारे देश में, इन सब चीज़ों के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं एज एन आर्ट स्टैटिस्टिक्स रिलेट टू क्वांटिटेटिव डेटा टू अ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये तो हो गया आपका नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स दो टाइप का होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और देखिए सबसे पहले दो होते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आता है सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है जब हम वो मेथड्स, दोज मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एज वेल एज एनालिसिस ऑफ डेटा। वो मेथड्स जो हम लोग, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू दोज मेथड्स which are used for the collection, presentation as well as analysis of data। वो टेक्निक्स, वो मेथड्स जो हम डाटा कलेक्ट करने के टाइम पे, डाटा प्रेजेंट करने के टाइम पे या एनालाइज करने के टाइम पे जो हम लोग टेक्निक्स या मेथड्स यूज़ करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। कौन कौन से होते हैं? जैसे मीन, मीडियन, मूड, ये कोरिलेशन, डिस्पर्जन, इंडेक्स नंबर। जो हम लोग मेथड्स यूज़ करते हैं जब डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट करने के बाद कैसे उसे प्रेजेंट करना है टेबल की फॉर्म में, पाई चार्ट में, बार चार्ट में, जो हमने अपने कल पढ़ाया था। ये देखिए कौन कौन से होते हैं। सेंसस मेथड है, सैम्पलिंग टेक्निक्स है, या डायग्राम्स हैं, टेबल्स हैं, परसेंटेज है, एवरेज है, कोरिलेशन है। इन सब के बारे में जब ये जो मेथड्स हैं इन सबको कहते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स। और यही मेथड्स जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, जो टेक्निक्स और मेथड्स यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट मैटर में क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने नीचे लिखा हुआ भी, दीज मेथड जैसे एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकाला है, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन है, या कोरिलेशन है, मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन है। इन सब को जब करते हैं तो वो कहती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, दूसरा होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। Inferential statistics refers to all such methods by which conclusions are drawn relating to the universe or population on the basis of given sample। देखिए,
इन्फेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है अनुमानित, जो भी हम लोग एक अनुमान लगा के निकालते हैं। जब भी कोई स्टैटिस्टिक्स का डाटा को जब डाटा हमने कलेक्ट किया, उसका हमने एक अनुमान लगा लिया कि जो हमने मतलब देखिए, कभी भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं या फिर मान लीजिए हम पॉपुलेशन के बारे में या मान लीजिए हम किसी और चीज़ के बारे में मान ली कर रहे हैं, हम सैम्पल टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। सैम्पल के माध्यम से गिवन जो सैम्पल है उसके ज़रिए हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं गिवन अनुमानित तरीके से, उसे हम लोग कहते हैं इन्फेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मान लीजिए मैंने कह दिया कि आपके क्लास में जो क्लास 11th में टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 15 हैं, मैंने एवरेज निकाला टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 15। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने होंगे, पहले हम उसका डाटा कलेक्ट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज़ हैं, सबको अलग अलग करेंगे। फिर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का उसका एवरेज निकालेंगे। जैसे इसमें आपको एग्जांपल दिया हुआ है, इफ़ योर क्लास टीचर एस्टिमेट्स एवरेज वेट ऑफ द एंटायर क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग एक टर्म देखिएगा, यूनिवर्स की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स ब्रह्मांड की बात नहीं होती है, ब्रह्मांड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है यूनिवर्स। जब हम जिस चीज़ की हम लोग बात करेंगे उसी पर्टिकुलर चीज़ को हम यूनिवर्स कहते हैं। मान लीजिए हम लोग क्लासरूम की बात कर रहे हैं, क्लासरूम का जो हम लोग वेट या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालना है, तो उस टाइम पे जो यूनिवर्स हमारा होगा वो क्या होगा, वो क्लासरूम ही हमारा सिर्फ यूनिवर्स होगा। पूरा स्कूल या पूरा शहर नहीं होगा, सिर्फ वो क्लासरूम, जो पर्टिकुलर क्लासरूम है 11th क्लास, उसी को ही हम अपना यूनिवर्स मानेंगे और उसी के जो हम लोग डेटा निकालेंगे अनुमानित तरीके से, उसे हम लोग कहेंगे इन्फेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, देखिए नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हो गया, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है और इन्फेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है। अब हम लोग बात करेंगे लिमिटेशंस। देखिए, जब भी हम लोग कोई चीज़ पढ़ाई पर करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसकी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। कुछ अच्छाइयाँ होंगी, कुछ बुराइयाँ होंगी, कुछ लिमिटेशंस होंगे, कुछ पॉजिटिव टर्म्स भी होंगे, कुछ नेगेटिव टर्म्स भी होंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज बात कर रहे हैं लिमिटेशंस की। आज हम लोग पहले बात करेंगे लिमिटेशंस की, फिर इसके बाद बात करेंगे इसकी कि स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले लिमिटेशन का मतलब समझते हो कि क्या उसकी लिमिट्स क्या हैं स्टैटिस्टिक्स की, कहाँ मैक्सिमम वो कितना कर सकता है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात होती है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। देखिए, स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। स्टैटिस्टिक्स जो है सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स को ही स्टडी कर सकता है। ठीक है, कैसे, वो आप मान लीजिए हमारी कैसी फ्रेंडशिप है, हमारी हेल्थ क्या है, हमारा हम कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, इन सब के बारे में स्टडी नहीं कर पाता है। जब तक उसे न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा नहीं मिलेगा स्टैटिस्टिक्स को, तब तक वो किसी भी चीज़ की स्टडी नहीं कर सकता है। तो स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड जो डेटा होते हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में वो स्टडी कर सकता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में स्टडी की जाती है। सबसे बड़ी कमी ये है। दूसरी कमी क्या है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। एग्रीगेट्स मतलब होता है कि जब वो कई सारे लोगों की बात हो रही हो या बहुत सारे सैम्पल्स डेटा की बात हो रही हो, तब हम उसकी स्टडी कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में। किसी इंडिविजुअल की स्टडी हम लोग नहीं कर सकते हैं। किसी भी इंडिविजुअल की स्टडी स्टैटिस्टिक्स में बहुत मुश्किल से हो पाती है या नहीं हो पाती है। मान लीजिए कहा गया कि स्कूल में पर एनम किसी इंडिविजुअल टीचर की पर एनम सैलरी है 50,000, पूरे साल की 50,000 रुपये सैलरी है। पर मंथ में कह लिया, पर एनम कह लिया। ठीक है, 50,000 रुपये सैलरी है। तो ये रॉ डेटा तो है, एक डेटा है, लेकिन ये एक स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स तब कहा जाएगा जब हम ये कहेंगे कि एवरेज सैलरी जो है पूरे स्कूल में टीचर्स की 50,000 पर मंथ है। अगर हमने एवरेज की बात करी, जब परसेंटेज की बात करी, तब हम उसको कहेंगे कि ये स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में आ गया है। किसी भी इंडिविजुअल को हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर नहीं काउंट करते हैं जब तक वो पूरा सब्जेक्ट मैटर पूरा एक एवरेज ना हो जाए उसका। जब हम कहेंगे कि पूरे स्कूल में सब टीचर्स की टोटल नंबर ऑफ जो टीचर्स हैं उनकी पर एवरेज सैलरी जो है पर मंथ की वो 50,000 है, तब हम वो एग्रीगेट की हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तब वो बात करेगा। सिर्फ इंडिविजुअल की वो हम लोग स्टडी नहीं कर सकते, ये भी इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। तीसरा आता है होमोजेनिटी ऑफ डाटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट।
होमोजेनिटी का मतलब होता है कि जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से लिंक रहे। मतलब हम ये नहीं करेंगे कि हम कभी किसी और चीज़ का डेटा ले आए, कभी किसी और चीज़ का डेटा ले आए और हम उसको एक साथ कभी भी उनका हम लोग कंक्लूज़न पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो होमोजेनिटी का मतलब होता है यूनिटी। जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो एक ही चीज़ का हो, तभी हम उसको हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर उसका हम एवरेज या परसेंटेज या जो भी हम उसका कंक्लूजन निकालना चाहें तब निकाल सकते हैं। होमोजेनिटी होनी चाहिए। होमोजेनिटी मतलब इक्वालिटी, इक्वल हो डाटा। ये नहीं कि हम कभी अभी हम गेहूं के डाटा की बात कर रहे हैं, फिर हम कपड़े के फैक्ट्री चले गए, वहाँ से डाटा ले आए और कहते हैं कि दोनों को मिला के निकालने, वो नहीं हो सकता है। एक टाइम पे हम एक ही डाटा को एसेंशियली उसको हम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें दो डाटा को एक साथ नहीं किया सकता। मान लीजिए मैंने किसी ने आपसे कहा कि जूते जूते जो हैं या शूज़ जो हैं उसकी डाटा उस फैक्ट्री में कितने शूज़ बन रहे हैं, किसी फैक्ट्री में कितने शूज़ बन रहे हैं, उसका डाटा कलेक्ट किया। और किसी फैक्ट्री में या किसी राइस मिल में कितना राइस आया है, कितना गया, कितना निकला, कितना बना, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो दोनों को एक साथ हम स्टडी नहीं कर सकते हैं, अलग अलग होमोजेनिटी तरीके से स्टडी करना पड़ेगा। तो उसको कहेंगे होमोजेनिटी ऑफ डेटा। मतलब डाटा जो है वो एक ही तरीके का होना चाहिए। अलग अलग तरीके का डाटा होगा तो उसे हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर स्टडी नहीं कर सकते हैं। ये भी इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। फिर आता है रिजल्ट्स आर ट्रूली ऑन एन एवरेज। देखिए स्टैटिस्टिक्स में जो भी डेटा है, जो भी हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे, जो भी डेटा होता है वो एवरेज में ही ट्रू होता है। कभी भी वो एग्जैक्ट ट्रू नहीं होगा। ठीक है, हम अप्रॉक्सीमेटली तो ट्रू हो सकते हैं, एवरेज के मामले में ट्रू हो सकते हैं तो, लेकिन वो कभी भी मान लीजिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एक कहानी बताते हैं, बहुत अच्छी एग्जाम्पल उसमें बनता है। मान लीजिए कोई आदमी है जैसे नदी क्रॉस करनी है। अब वो नदी क्रॉस करने के लिए उसने देखा वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ जिस पर लिखा है कि जो नदी की गहराई है वो एवरेज 5 फीट है। ठीक है, तो आदमी ने ये सोचा कि मैंने नदी क्रॉस करनी है और उसकी एवरेज हाइट कितनी है, 5 फीट है। तो 5 फीट जब उसकी हाइट गहराई है नदी की, ठीक है, मेरी हाइट 6 फुट है, नदी की 5 फुट है, मैं 1 फुट ऊंचा हूँ नदी से, मैं आराम से क्रॉस कर लूँगा चल के। लेकिन उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पे लिखा था कि एवरेज उसकी डेप्थ जो है वो 5 फीट है। एवरेज डेप्थ 5 फीट का मतलब हुआ कहीं पे उसकी गहराई 10 फीट भी होगी नदी की, कहीं भी उसकी 5 फीट होगी, कहीं पे 2 फीट होगी, कहीं पे 3 फीट होगी। टोटल जब उसको जोड़ के निकाला तब उसकी एवरेज डेप्थ कितनी निकली, 5 फीट। और वहीं पे वो कंफ्यूज हो गया और वो जब चला उसके अंदर नदी का, वो डूब के मर गया। तो एवरेज में ही वो रिजल्ट ट्रू हो सकता है, कभी भी एग्जैक्ट ट्रू नहीं बता सकते हैं उसको। ठीक है, तो रिजल्ट्स आर ट्रूली ओनली ऑन एवरेज, ये भी इसकी कमी है। फिर 5वां पॉइंट होता है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में भी प्रूव रॉन्ग। जब तक रेफरेंस नहीं है, जब तक हमें कोई रेफरेंस नहीं पता है उसके बारे में कि डाटा कहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है, कैसा डाटा आ रहा है, रॉ डाटा है कि सेकेंडरी डाटा है कि प्राइमरी डाटा है, तब तक जो है उसको हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि वो सही है कि गलत है। मान लीजिए एग्जांपल देखिए इसमें दिया हुआ है, ऐसे देखते हैं कि मान लीजिए जैसे बुक का एग्जांपल बहुत अच्छा दिया हुआ है, वो देखते हैं कि एक बिज़नेस है क्लोथ का। ठीक है, क्लोथ का बिज़नेस है जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है 1000 पर एक साल में, 2000, एक साल में 3000। और दूसरी तरफ एक जो बिज़नेस है पेपर का, उसका प्रॉफिट होता है 3000, 2000 और 1000 एक। तो ये आप कैसे मानेंगे कि कौन सा और तो जब इनका एवरेज निकालेंगे आप तो वो पर एनम 2000 ही आ रहा है। दोनों का एवरेज निकालने चाहें 3, आप इसको जोड़ लीजिए, 1 + 2 3, 3 और 3 6/3 2000, और 3 + 2 5 1 6/3 2000। दोनों का एवरेज जो है वो 2000 ही आ रहा है। तो मान लीजिए अगर कोई एक्सपर्ट या इनएक्सपर्ट आदमी होगा तो जो एक्सपर्ट होगा वो तो समझ जाएगा, वो तो पूरा कंक्लूजन देखेगा। जो इनएक्सपर्ट आदमी होगा वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि कौन से बिज़नेस में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। वो देखेगा कि दोनों बिज़नेस में ही 2000 का फ़ायदा हो रहा है, 2000 पर एनम प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अब मान लीजिए उसने अगर क्लोथ वाली फैक्ट्री में बिज़नेस अपना शुरू किया, क्लोथ फैक्ट्री का, तो उससे प्रॉफिट होगा 1, क्योंकि पहले साल उसको 1000 हुआ क्लोथ फैक्ट्री को फ़ायदा, दूसरे साल 2000 हुआ, तीसरे साल 3000 हुआ, ये प्रॉफिट बढ़ रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो रहा है, पेपर फैक्ट्री में जो है प्रॉफिट घट रहा है। पहले 3000 था, फिर 2000 हुआ, फिर 1000 हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट जो है
वो घट रहा है। अगर कोई भी आदमी जो बिज़नेस अपना अगर प्रॉफिट पेपर बिज़नेस में अपना बिज़नेस शुरू करेगा तो उसको लॉस होगा। तो जो भी रेफरेंस हम देखते हैं कि कहाँ से वो कैसा डेटा आ रहा है, तो क्योंकि दोनों का एवरेज प्रॉफिट तो ओवरऑल पर एनम का 2000 ही आ रहा है, एक ही सा है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि पहले साल उसका प्रॉफिट कितना था, दूसरे साल कितना था और तीसरे साल कितना था। पहले साल पेपर का 3000 था, 2000 था, फिर यहाँ पे प्रॉफिट कम हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो जो भी क्लोथ फैक्ट्री में हम इन्वेस्ट करेंगे अगर, तो हमें प्रॉफिट होगा कि हम अगर पेपर फैक्ट्री में बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट होगा। जाहिर सी बात है अगर हम क्लोथ फैक्ट्री में करेंगे तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसमें जो है प्रॉफिट कम हो रहा है। लेकिन एवरेज जो है दोनों का सेम है। अगर कोई इनएक्सपर्ट आदमी होगा तो वो अगर वो ये देख के कि दोनों का प्रॉफिट तो सेम ही आ रहा है, तो चलो मैं पेपर बिजनेस शुरू करता हूँ, तो उसे लॉस हो जाएगा। तो ये है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में भी रॉन्ग भी प्रूफ हो सकते हैं, ये भी एक इसकी कमी है। फिर आता है तीसरा पॉइंट, कैन बी यूज ओनली बाय द एक्सपर्ट्स। स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक्सपर्ट ही यूज़ करें तो ही सही होता है। कि यूएलए ने और कैंडल ने कहा है, स्टैटिस्टिक मेथड्स आर मोस्ट डेंजरस टूल्स इन द हैंड्स ऑफ एन एक्सपर्ट। इसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। स्टैटिस्टिक्स जो है बहुत डेंजरस चीज़ है। अगर कोई इनएक्सपर्ट आदमी है, अगर कोई स्टैटिस्टिक्स का कोई एक्सपर्ट नहीं है और अगर वो उस चीज़ का उस डेटा को कलेक्ट करके उसका एवरेज या परसेंटेज निकाल के और उसको कर रहा है, तो वो डेंजरस भी हो सकता है, वो उसका नेगेटिव फैक्टर भी सामने ला सकता है। तो इनएक्सपर्ट आदमी के हाथ में स्टैटिस्टिक्स मेथड अगर वो कर रहा है, टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो डेंजरस भी हो सकता है और प्रोन टू मिसयूज़। स्टैटिस्टिक्स का जो है वो मिसयूज़ भी किया जा सकता है उसका गलत तरीके से। हम सब जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक प्री डिटरमाइंड पर्पज़ होता है कि हम पहले से ही दिमाग में सोच लेते हैं कि हमें क्या कंक्लूजन चाहिए, क्या चीज़ प्री ड्रॉन ही हो जाती है। देखिए लिखा हुआ प्री ड्रॉन कंक्लूजन, ठीक है। मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ वेरी कॉमन। स्टैटिस्टिक्स में यूज टू सपोर्ट अ प्री ड्रॉन कंक्लूजन। जो भी हम प्री डिटरमाइंड कंक्लूजन पे हैं, उसके अगर वो चीज़ हम जो चाह रहे हैं वो नहीं मिलती है, तो उसका फॉल्स इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है हमारे ऊपर। और स्टैटिस्टिक्स आर लाइक क्ले बाय विच यू कैन मेक अ गॉड और अ डेविल। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो उसका यूज़ जो है वो अच्छे कामों में भी किया जा सकता है, और इनएक्सपर्ट हैं और तो वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, मिसयूज़ भी कर सकता है। तो ये आपके सात लिमिटेशंस हैं। क्या क्या हुए? स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, होमोजेनिटी ऑफ डेटा, मतलब उसका ओरिजिनलिटी क्या है, उसकी इक्वलिटी होनी चाहिए। उसके बाद आता है रिजल्ट्स, जो भी उसका एवरेज है, रिजल्ट्स में एवरेज में सही होते हैं, टोटल में सही नहीं मिलते हैं कभी कभी, तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। विदाउट रेफरेंस, ये नहीं, अगर हमें रेफरेंस नहीं पता है कि वो डाटा कैसे कलेक्ट किया गया है, कहाँ से लाया गया है, कि वो ओरिजिनल डाटा है कि ऐसे ही कहीं से पता लगाया गया है, और अगर उसका हमें कोई रेफरेंस नहीं पता है तो वो गलत भी हमें जानकारी मिल सकती है उस स्टैटिस्टिक्स के निकालने के बाद। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक होता है। फिर एक ड्रॉबैक होता है, अगर वो एक्सपर्ट नहीं है उस चीज़ का तो उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। ये सब जो है 7 आपके लिमिटेशंस हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ठीक है। और कल हम लोग एक छोटा सा टॉपिक, या आज ही मैं आपको एक दूसरी वीडियो भेजूँगा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है। वो बिल्कुल अलग होगी, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें भी 7 पॉइंट हैं, और उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जो भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये भी मैं जो आपको भेज कर आपके वीडियो के माध्यम से दिया है, ये आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे, ताकि मैं जब कॉपी चेक करने के लिए मांगूँ तो आपके पास उसका नोट्स तैयार हों, ठीक है। नोट्स बनाते रहिएगा साथ साथ, और जो भी कोई प्रॉब्लम हो मुझसे आप ऑनलाइन पूछ भी सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, ठीक है। कल मैं इसकी आपकी इम्पोर्टेंस बता के और इसका जो है चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका फर्स्ट चैप्टर। फिर हम लोग क्योंकि देखिए थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी भी है। अगर थ्योरी नहीं पढ़ेंगे शुरुआत की, तो आपको आगे की जो टॉपिक्स हैं वो समझ में नहीं आएंगे। इसलिए ये सब, और आपके पेपर में थ्योरी आती भी है, तो ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। कल इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ा के मैं ये चैप्टर फिनिश कर दूँगा। और बाकी एक्सरसाइज वगैरह जो हैं वो, जो भी अगर आपने नोट्स बनाए होंगे ये वाले सब, तो एक्सरसाइज करने की कोई इतनी ज़रूरत भी नहीं है, सब कवर हो जाएगा जो भी आपने किया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर हुआ कलेक्शन ऑफ डाटा।
ठीक है। बाकी जिसके पास बुक नहीं है वही वाली बुक ज़रूर खरीद ले, वी.के. ओरी, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, वी.के. ओरी की। ठीक है। थैंक यू क्लास।